एक भाई साहब की पत्नी ने 125 का मुकदमा फ़ाइल किया और भाई साहब ने 35 पेज का रिप्लाई लगाया। उसमें पूरी राम कथा लिख दी। उस दिन ये हुआ, उस दिन मैं यहाँ था, इसने जिस दिन का आरोप लगाया है उस दिन तो मैं था ही नहीं, मेरे मम्मी पापा उस दिन आए थे, हम देहरादून से रांची शिफ्ट हो गए थे, रांची से उस दिन हम वहाँ चले गए थे, ये बच्चे को दूध नहीं पिलाती थी, हम दूध इस ब्रांड का लाते थे, इसका ये कहना भी गलत है, इसका वो कहना भी गलत है। भाई साहब ने 35 पेज की रिप्लाई बना ली। लड़की ने अपनी पिटीशन में लिखा कि लड़का फ़लाना आईटी कंपनी में काम करता था और वहाँ पर 2 लाख रुपए उसे सैलरी मिलती थी, लेकिन जो लड़के की जॉब थी वो छूट गई थी कोरोना टाइम में, लॉकडाउन के समय पे। तो अब लड़का अपने रिप्लाई में, उस 35 पेज के रिप्लाई में लिख रहा है कि मेरी जॉब फ़लाना डेट को कोरोना की वजह से छूट गई थी, उसके बाद मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की, यहाँ पे मुझे ये सैलरी नहीं मिल रही थी, फिर मैंने वहाँ से भी छोड़ दिया, अब मैं इस जगह पे काम करता हूँ, मेरी तनख्वाह अब 2 लाख रुपए नहीं है, अब वो 1,70,000 रुपये है। आप समझिए, यहाँ पर कोई मैसेजेस का आदान प्रदान नहीं चल रहा है या आरोप प्रत्यारोपण नहीं चल रहा है, ये कचहरी है, कोर्ट। यहाँ पर एक एक शब्द का मतलब अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो जवाब दावा है, जो आपका रिप्लाई है 498 के केसेस में, डीवी के केसेस में, 125 के केसेस में, या फिर अलग कोई और केसेस अगर आपके ऊपर लगाए गए हैं, तो उनमें आपका रिप्लाई किस तरह का होना चाहिए, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, आपका जवाब दावा, आपका रिप्लाई ही इस केस की नींव बनेगा और सामने वाले के चांसेस बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है केस को जीतने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, जब आप किसी भी पिटीशन का रिप्लाई जमा करा रहे हैं कोर्ट में अपनी तरफ से, तो सिंपली आप सिर्फ एलिगेशंस को डिनाई कीजिए और कोशिश करिए जितना कम एक्सप्लेनेशन आप दे पाएँ उतना बेटर है। अब जैसे हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं कि पत्नी ने लिखा था 2 लाख रुपए सैलरी है और मेरा पति फ़लाना आईटी कंपनी में काम करता है। तो आप सिंपली डिनाई कर दीजिए कि मैं अभी कहीं भी नौकरी नहीं कर रहा हूँ, अगर आप नहीं करते हैं, और आप लिख दीजिए कि मैं ऐसी किसी कंपनी में काम नहीं करता हूँ। दैट्स इट। इससे ज़्यादा आप कुछ भी मत लिखिए, क्योंकि समझ रहे हैं, अब जो 35 पेज का रिप्लाई आप जमा करा रहे हैं उसमें एक छोटी से बड़ी सारी बातें आप लिख दे रहे हैं, तो आप सामने वाले को ये समझा दे रहे हैं कि क्रॉस में तुम्हें क्या बोलना है। अब जब क्रॉस एविडेंस की स्टेज आएगी तो लड़की को पहले से ही पता होगा कि आपके पास किस किस चीज़ का कहाँ कहाँ एविडेंस है, किस किस घटना के एविडेंस आपके पास हैं। तो वो उन सब घटनाओं पे जब उससे क्वेश्चन आप पूछेंगे, आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तो वो आपको झूठे रिप्लाई नहीं देगी और आप उसका झूठ नहीं पकड़ पाएंगे। क्रॉस में उसे पहले से ही पता होगा कि क्या पूछा जाने वाला है और क्या मुझे बताना है। ये तो वो वाली बात हो गई है कि क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है, हमें आंसर्स पहले से ही पता है, बस जाके वहाँ पे तो हमें लिख के आना है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि कोशिश करिए जितना कम से कम आप अपनी पिटीशन के जवाब में लिख पाएँ उतना कम से कम लिखिए, कंसोल करिए। अब ऐसा ही एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, जहाँ पर पत्नी ने जो रजनीश नेहा का एफिडेविट है वो 125 वाले केस में उसने जमा कराया और लड़की ने उसका हिंदी रूपांतरण जो है वो अपने कोर्ट में सबमिट किया, सारी डिटेल्स भर के। अब उसने जहाँ पर बैंक स्टेटमेंट देने थे और जहाँ पर इनकम टैक्स के रिटर्न्स देने थे, वो उसने लिख दिया कि विपक्षी अपनी बैंक स्टेटमेंट जमा करें, विपक्षी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स जमा करें। अब लड़की के लिए विपक्षी कौन हुआ? लड़की के लिए विपक्षी हुए आप। तो उसने सिंपली वहाँ पर नीचे मना कर दिया, मुझे मालूम नहीं कि विपक्षी किस किस बैंक अकाउंट को ऑपरेट करता है और क्या वो इनकम टैक्स की रिटर्न भरता है या नहीं भरता है, मुझे नहीं पता है। तो अब यहाँ पर जब लड़के की तरफ से ऑब्जेक्शन किया गया कि उसने कोर्ट को बताया कि इन्होंने जहाँ पर डेपोनेंट वर्ड आना चाहिए वहाँ पर इन्होंने विपक्षी करके अपनी सभी जानकारियों को छुपा लिया है, तो लड़की ने यहाँ पर जवाब दिया कि हम जब इस इंग्लिश वर्जन का हिंदी रूपांतरण कर रहे थे तो वहाँ पर हमसे ये गलती हो गई, हमने जानबूझ के गलती नहीं की। लेकिन लड़की ने क्या किया था, ये तो उसने किया ही था कि उसने विपक्षी लिख दिया था डेपोनेंट की जगह। उसने रजनीश नेहा के एफिडेविट से कुछ 4-5 पैरा भी
डिलीट कर दिए थे, जिससे कि उसे जानकारी ना देनी पड़े। तो अब लड़के ने यहाँ पर वापस से दूसरा ऑब्जेक्शन लगाया कि अगर मान भी लिया जाए कि हिंदी अनुवाद करते समय इनसे ये गलती हो गई है, तो भी माननीय कोर्ट ये देखें कि क्या हिंदी अनुवाद करते हुए पैरा भी डिलीट हो सकते हैं, पैरा ही उड़ा दिए हैं। तो आप समझ रहे हैं, अगर अपने पहले ऑब्जेक्शन में ही लड़का ये दोनों बातें कोर्ट के सामने रख देता तो वो उसका रिप्लाई दे सकती थी। लेकिन आप समझिए, यहाँ पर लड़के ने सिर्फ एक बात बोली और दूसरी बात को छुपा लिया, यानी कि उसने अपने एक तीर को छुपा लिया जो कि बाद में काम आने वाला था। अब यहाँ पर लड़की निशब्द हो गई, क्या बताएगी कि क्या अनुवाद करते हुए पैरा भी उड़ गए। तो यहाँ पर आपने कोर्ट के सामने उसकी गलत इंटेंशन दर्शा दी। तो वीडियो का जो निष्कर्ष है वो ये है कि आप अपने रिप्लाई को ज़्यादा से ज़्यादा कंसोल करिए और सिर्फ एलिगेशंस को डिनाई करिए, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने से बचें, जिससे कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन में अच्छे से झूठ को बाहर ला सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।